Hello students, so I am Santosh Kumar, senior educator from New Age Coaching, and today I am going to discuss a new chapter for you. Name of the chapter is My Body. तो My Body ये आप समझते हो ना, बॉडी का मतलब होता है शरीर, सो इट्स माई बॉडी, मेरा शरीर। तो एक्चुअली में ये जो चैप्टर है ये साइंस का चैप्टर है क्लास 4th के बच्चों के लिए, और उनकी किताब से है जो बच्चे DAV स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनकी जो किताब का नाम है माई लिविंग वर्ड, उसका चैप्टर नंबर 1। So in our previous classes we have studied about the different sense organs of our body, tongue, ears, skin, nose and eyes। तो बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है ना कि हमारे पास में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, जिनसे हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे गर्मी और ठंड का पता चलता है, आवाज़ सुनाई देता है, चोट लगने का पता चलता है ना, दिखाई देता है, खुशबू का पता चलता है। सो ऑल दीज आर, I mean to say, tongue, ears, skin, nose and eyes, these are sensory organs. So all these parts can be seen from outside and are known as external organs। एक और ख़ास बात क्या है कि ये जो सारे के सारे अंग हैं, हाँ, हमारी जो जबान है, आँखें हैं, चमड़ी है, कान है, नाक है ना, सो दीज आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मतलब बाहरी अंग हैं। There are several body parts which are present inside our body and cannot be seen from outside. Such parts are called internal organs। इसके अलावा भी हमारे शरीर में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट अंग हैं जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते, वो हमारे शरीर के अंदर में हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? We can say that internal organs। So if we have to classify our body organs in two parts, we can say that which we can see, वो इंटरनल ऑर्गन नहीं है, वो एक्सटर्नल ऑर्गन है जिसे हम देख सकते हैं, जो शरीर के बाहरी हिस्से में मौजूद है, और जो शरीर के अंदर के हिस्से में मौजूद है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल ऑर्गन्स। सो कैन यू नेम मी सम ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स? कोशिश करो, आप कुछ बता सकते हो क्या? छोटी सी बात है कि आपका जो पेट है, जो आपका लीवर है, जो आपके लंग्स हैं, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर इंटरनल ऑर्गन्स। ये बाहर से हमें दिखाई नहीं देते। ओके, सो आवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट वर्क्स लाइक ए मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। हमारा जो शरीर है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह से काम करता है, ये एक मशीन के जैसे काम करता है। तो जिस तरह से एक मशीन में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, और सारे इक्विपमेंट्स का रोल भी अलग अलग होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी बहुत सारे अंग हैं और इन सब का अपना अपना रोल है। सो वन सच सिस्टम इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी तरह का एक सिस्टम है हमारे शरीर में जिसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं, और उसे इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब है खाने को पचाना। सो वट एवर वी ईट, जो कुछ भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। तो हम लोग खाना खाते क्यों हैं? हम लोग खाना खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म एनी टास्क, टू स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन से पोषण चाहिए, एनर्जी चाहिए। So the mouth, food pipe, stomach and intestines are the different organs that make up the digestive system। तो जब हम लोगों ने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की, तो एक बार को तो सोचना होगा ना कि इस पाचन तंत्र में शरीर के कौन कौन से अंग हैं जो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में भागीदारी करते हैं और हमारे खाने को पचने में मदद करते हैं। सो हेयर इट इज़, दीज आर माउथ, फूड पाइप, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। मुँह, और मुंह से लेकर के पेट को जोड़ने वाली जो नली है, फूड पाइप, इसके साथ साथ में स्टोमक है और इंटेस्टाइन, आंतें हैं। आंतें भी 2 प्रकार की होती हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बड़ी आंत और छोटी आंत के बारे में, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट वी ईट। तो कभी सोचा है कि हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं आखिर उसका होता क्या है? वेयर डज इट गो, ये जाता कहाँ है? तो मुंह से फूड पाइप के जरिए जाता है ये हमारे पेट में, जिसे हम स्टोमक कहते हैं। द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। और हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं?
अगर हमारा खाना हेल्दी डाइट है, अच्छा खाना है, ऐसा खाना है जिससे कि हमें पोषण मिलने वाला है, सो इन दैट केस आवर फूड मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पोषक तत्व, क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे खाने में होता है। बट दीज आर कॉम्प्लेक्स मटेरियल एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि खाने में से सीधे सीधे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इसे हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। सो वी नीड टू डाइजेस्ट इट। इसीलिए हमारा पेट होता है जो खाने की चीज़ों में से उसे प्रोसेस करके, उसे डाइजेस्ट करके ये जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन्हें वो बाहर निकाल लेता है और बाकी चीज़ों को अलग कर देता है ना। तो हमारा पेट ही है जो इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, उसे प्रोसेस करता है, पचाता है और उसे सिंपल फॉर्म में ले आता है, जिससे हमारे शरीर के जो अंग हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो खाने को पचाने वाली बात है या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करने की बात है, प्रोसेस करने की बात है सिंपल फॉर्म में, ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स को शरीर एब्जॉर्ब कर सके, इस प्रोसेस को तो हम लोग डाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में हमारे शरीर के जो जो ऑर्गन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ओके, तो अब हम लोग ज़रा देखते हैं, लेट अस सी हाउ आवर माउथ विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कि हम देखेंगे कि हमारा मुंह, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है, जहाँ से हम खाने को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, कि वो क्या हेल्प करता है खाने को पचाने में। तो अब यहाँ पर हम लोग ना कुछ चीज़ें करके भी देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा, थोड़ा सा एक्टिव होना होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हिज और हर माउथ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तुम अपने दोस्त से कहो कि वो अपना मुंह खोले। वो दोस्त लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो अगर वो मुंह खोलता है, देन व्हाट विल यू सी, तुम देखोगे कि उसके अंदर में दांत है। कितने दांत होंगे? मैक्सिमम 32 हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी उम्र अगर 12 साल 14 साल की है, इन दैट केस यू मे हैव 24 टीथ ओनली, 24 दांत होंगे, है ना। सो यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड ए टंग इन द माउथ। तो जब तुम अपने दोस्त का मुंह खुलवाते हो कि ज़रा मुंह खोलो, मैं उसके अंदर झाँकूँगा, तो तुम्हें दिखाई देंगे, उसके मुंह के अंदर में दांत दिखाई देंगे और जीभ, टंग भी दिखाई देगा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट टीथ। सोचो कि अगर दांत नहीं होते तो कैसा होता, क्या होता। दांत नहीं होते तो तुम बिस्किट तोड़ नहीं पाते, फलों को काट नहीं पाते, रोटी के टुकड़े को पीस नहीं पाते, है ना, नॉनवेज नहीं खा पाते, मिठाई के बड़े टुकड़े को छोटा टुकड़ा नहीं कर पाते। और जीभ नहीं होती तो तुम्हें खाने के स्वाद का पता ही नहीं चलता। सो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टीथ माउथ। एक और बात है कि अगर मुंह में दांत नहीं हो तो मुंह पिचका पिचका सा लगता है, बूढ़े जैसा लगता है। हाँ, यू कैन लूज योर स्मार्टनेस, तुम स्मार्ट नहीं दिखोगे, सुंदर नहीं दिखोगे, और शायद तुम्हारी आवाज़ भी अच्छे से बाहर ना निकले। सो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टीथ माउथ। टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड। दांत क्या काम करते हैं? दांत खाने को काटने में, चबाने में मदद करते हैं। दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। वो हमारे चेहरे को एक आकार देते हैं और साथ साथ में बोलने में, साफ साफ बोलने में भी हमारी मदद करते हैं। तुम कभी ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि घर में जो बुज़ुर्ग हों, दादाजी, नाना जी, अगर उनके ज़्यादातर दांत टूटे हुए हैं तो तुम्हें उनकी आवाज़ को सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, समझने में, और वो खुद भी बताएंगे कि वो पहले जैसा साफ साफ नहीं बोल पा रहे हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट टीथ, 2 सेट्स ऑफ टीथ। तो दांत बड़े ही स्पेशल अंग हैं हमारे शरीर के, क्योंकि दांत ही ऐसी चीज़ है जो हमें एक जीवन में, एक लाइफ में 2 बार मिलता है। ए बेबी इज़ बोर्न विथ नो टीथ। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है उसके कोई दांत नहीं होते।
अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो घर में किसी छोटे बच्चे को देख लो, उसकी दांतें नहीं होती, हल्के हल्के से मसूड़े से होते हैं। सो व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड हिज हर टीथ बिगिन टू अपीयर। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो तब जा कर के उसके दांत निकलने शुरू होते हैं, दिखने शुरू होते हैं। बाय द टाइम द बेबी इज 3 years ओल्ड ही सी हैज़ ए सेट ऑफ 20 टीथ। और जब वो बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके मुंह में लगभग 20 दांत होते हैं। दीज आर टेम्पररी एंड आर कॉल्ड द मिल्क टीथ। और ये जो दांत होते हैं ये टेम्पररी होते हैं और मिल्क टीथ दूध के दांत कहे जाते हैं। तो बच्चों ज़रा सोच करके देखो कि आप सब बच्चे भी जो होंगे, जो भी 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सबकी उम्र भी 9 से 10 साल 11 साल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो आप सबके भी मुंह में जो दांत हैं ना अभी, वो सबके सब दूध के दांत हैं। और कुछ तुम्हारे मुंह में या कुछ तुम्हारे दोस्तों के मुंह में खिड़कियाँ भी बन रही होंगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट विंडोज़। वही खिड़कियाँ जो दांतों के टूटने से बनती हैं। तो कहीं तुम्हारे दांतों में भी कोई खिड़की तो नहीं है? तो बच्चों ये जो दांतों के पहले सेट होते हैं जो 6 महीने से निकलना शुरू होता है और तीसरे साल की उम्र तक में आते आते हमारे मुंह में लगभग 20 दांत हो जाते हैं, इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। और ये जो दूध के दांत होते हैं वो 6 से 12 साल के बीच में झड़ने शुरू हो जाते हैं। इनकी एक लाइफ है, प्री डिफाइंड लाइफ है कि जब बच्चा इतने से इतना बड़ा हो जाए, जब उसके खाने के चीज़ों में ये सारी चीज़ें शामिल हो जाए तो वहाँ पर इन दांतों का रोल ख़त्म होने लगता है। ये ऐसा कुछ नेचर ने दिया हुआ है, भगवान ने ये सिस्टम बनाया हुआ है। और सोचो अगर ये भगवान का प्रोग्राम है तो कितना बढ़िया प्रोग्राम है कि हमारे शरीर को पता चल जाता है कि इस बच्चे की उम्र इतनी हो गई और उसके दूध के दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं। एंड नाउ टाइम हैज़ कम फॉर द परमानेंट टीथ, है ना। तो 6 से 12 साल की उम्र के बीच में बच्चों के दूध के दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पर दांतों के नए सेट मिलते हैं जो पहले से मजबूत होते हैं, बेहतर होते हैं। द मिल्क टीथ फॉल आउट वन बाय वन एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। तो ये दूध के दांत एक एक करके गिरते हैं और उनकी जगह पर नए दांत आते हैं। एंड दिस न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। दे आर 32 इन नंबर। तो ये परमानेंट टीथ जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? दैट इज़ 32। लेकिन तुम सब बच्चों में से किसी के भी मुंह में आज के दिन में 32 टीथ नहीं होंगे। मैं शर्त लगा सकता हूँ, यस आई कैन बेट अबाउट इट। क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये जो 4-6 दांत होते हैं ना, जिसे हम विजडम टीथ बोलते हैं, ये तो तब जा कर के निकलते हैं जब बच्चे 22-24 साल के हो जाते हैं। अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ। दांत कितने तरह के होते हैं? अगर तुम अपने दोस्त का मुंह देख रहे हो या अपने भी मुंह आईने के सामने में खड़े होकर के देखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे मुंह में जो दांत हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट सिमिलर इन साइज और शेप। कुछ चपटे से हैं, कुछ लंबे से हैं, कुछ नुकीले से हैं, है ना, कुछ पतले से तेज से हैं। सो द फर्स्ट टाइप इज फ्लैट टीथ। द टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ आर कॉल्ड फ्लैट एंड आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। तो फ्लैट टीथ कौन होंगे? जो सामने के जो दांत होते हैं, सामने के 4 दांत नीचे भी और ये 4 दांत ऊपर भी, ये जो होते हैं चपटे से चौड़े से, इन्हें हम फ्लैट टीथ कहते हैं। इन्हें हम इंसीजर्स भी कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4। देयर आर 4 इंसीजर्स इन द अपर जॉ एंड 4 इंसीजर्स इन द लोअर जॉ। जॉ, JAW, जॉ मीन्स जबड़ा। नाउ द सेकेंड टाइप इज पॉइंटेड टीथ। पॉइंट का मतलब क्या होता है? नोक, बिंदु, नुकीला होना। सो ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ इज ए शार्प पॉइंटेड टीथ। दे आर यूज्ड फॉर tearing the food. They are known as canines. There are 4 canines in all. तो ये जो सामने के 4 फ्लैट टीथ होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, इनके दोनों तरफ नीचे भी और ऊपर भी 4 नुकीले दांत होते हैं। इन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं और ये बड़े पॉइंटेड होते हैं। इनकी जो ऊपर की नोक है वो बहुत पतली सी होती है ना। ये जैसे कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसे फाड़ने की ज़रूरत है
तो उस केस में इसका इस्तेमाल होता है। तो ज़रा सोच करके देखो कि जो बच्चे, जो जानवर जो हैं, जो भी जंगली जानवर विच आर कार्निवोरस, जो कि मांसाहारी हैं, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, तो अगर तुम कभी उनके मुंह को देख सको टेलीविज़न की तस्वीर में, लाइब्रेरी की किताब में, सो यू कैन ऑब्जर्व इट। उनके पास में कैनाइन की संख्या हमारे से, मनुष्यों के पास में जो दांतों में कैनाइन की संख्या उससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं। नाउ द थर्ड टाइप इज ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ। तो ये जो चौड़े से और ग्रूव किए हुए टीथ हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ आर ब्रॉड एंड हैव ग्रूव्स इन देम। उसमें खांचे बने हुए होते हैं, वैसे ही खांचे हैं जैसे कि आटा पीसने वाली चक्की में होती है, या फिर तुम्हारे घर में अगर किसी के घर में सिलबट्टा हो जिस पर मसाले पीसे जाते हैं, हल्दी मिर्ची पीसे जाते हैं, यू कैन टॉक टू योर मदर और सिस्टर इन योर होम, शी कैन शो इट टू यू। वो आपको दिखा सकती हैं कि सिलबट्टे पर किस तरीके से ग्राइंड्स बने होते हैं, धारियाँ बनी होती हैं। अगर वो धारियाँ नहीं होंगी तो हम मसाले नहीं पीस पाएंगे। तो इसी ग्रूव्स को धारियाँ कहते हैं। तो हमारे मुंह में भी कुछ दांत होते हैं जो कि चौड़े से हैं और उनमें ग्रूव्स बने हुए हैं। दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। इनका इस्तेमाल होता है खाने को चबाने में और पीसने में। यस, टू ग्राइंड इट। दे आर नोन एज प्री मोलर्स एंड मोलर्स। और इन दांतों को, ये जो चौड़े चौड़े से होते हैं और ग्रूव बने होते हैं, इन्हें हम प्री मोलर और मोलर कहते हैं। देर आर 8 प्री मोलर्स इन ऑल, 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw, and they are next to the canines. The molars come after the premolars. So there are 12 molars in all, 6 in upper jaw and 6 in the lower jaw. तो ये जो कैनाइन दांत होते हैं ना, नुकीले वाले, ऊपर में भी 2, नीचे में भी 2, इनके पीछे में जो हैं, जो सारे के सारे दांत हैं, उसे हम प्री मोलर और मोलर कहते हैं। उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्री मोलर और बिल्कुल पीछे की तरफ से जो होंगे वो मोलर होंगे, है ना। तो आखिरी के तरफ में जो 2 होंगे वो आखिर की तरफ में क्या होंगे? तो कुल मिलाकर के ये जो होते हैं 12 मोलर होते हैं, 6 ऊपर में और 6 नीचे में। तो क्या हो गया कि 6 ऊपर में, मतलब 3 दाईं तरफ में, 3 बाईं तरफ में, और इसी तरीके से 3 दाईं तरफ में, 3 बाईं तरफ में, नीचे के जबड़े में भी होंगे। तो 12 मोलर होते हैं। 12 में से भी मतलब प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं। और इनका रोल क्या होता है? इनका रोल होता है खाने को चबाना, पीसना। सो नाउ हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ़ योर टीथ? अगर दांतों का ख्याल नहीं रखा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। बच्चे अक्सर दांतों का ख्याल रखने में कभी कभी कंजूसी करते हैं। मैं कंजूसी ही कहूँगा कि अगर आपको 5 मिनट समय देना चाहिए ब्रश करने के लिए और आप ब्रश ही नहीं करते या 2 मिनट में ही ब्रश कर लेते हो, तो इसे मैं तो कंजूस ही कहूँगा कि आपने शरीर के इतने इम्पॉर्टेंट हिस्से को, दांतों को, टाइम ही नहीं दिया। और मैं तो कहूँगा कि आपको अपने दांतों को 2 बार टाइम देना चाहिए, बिल्कुल सवेरे में जगने के बाद में और रात में सोने से भी पहले। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ टीथ? दांतों का ख्याल कैसे रखें? आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे कैन डिके एंड फॉल। तो दांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो दांत कमज़ोर हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं। और दांत अगर गिर गए तो फिर खाना पचेगा नहीं, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। देन क्या होगा कि हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, पोषण नहीं मिल पाएगा, और डे बाय डे हम लोग कमज़ोर हो सकते हैं, दुबले हो सकते हैं, है ना। अच्छा बच्चों, एक काम करना है आप सब बच्चों को कि आप अपने घर में ना सबके दांत गिनो आज। जैसे शाम में, अगर आप शाम की चाय नाश्ते के समय में इकट्ठे होते हैं, या रात में डिनर के समय में इकट्ठे होते हैं, या मान लो कि कल संडे है, सवेरे में नाश्ते के समय जब घर के सारे लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर इकट्ठे होंगे, देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। व्हाई नॉट काउंट देयर टीथ? अपने दादाजी से कहो कि उनके कितने दांत हैं, दादी से कहो, अपने पिताजी से पूछो, माँ से पूछो, बड़े भाई से पूछो।
एंड यू हैव टू नोट डाउन देयर एजेज ऑल्सो, उनकी उम्र भी आपको नोट करनी है। दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, आप एक बार नोट करके तो देखो, है ना। सो वेज टू प्रोटेक्ट टीथ, हाउ टू प्रोटेक्ट टीथ, अपने दांतों को हम सुरक्षित कैसे रखेंगे, मजबूत कैसे रखेंगे, उनकी सुरक्षा का ख्याल कैसे रखेंगे कि उनको नुकसान ना हो, वो गिरे नहीं, झड़े नहीं, सड़े नहीं। सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, इन द मॉर्निंग एंड ए नाइट, मैंने कहा था ना 2 बार ब्रश करना चाहिए। रिंज और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, अगर आप कोई भी खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो, सो आपको ना अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, कुल्ला करने को ही यहाँ पर रिंज करना बोलते हैं। कई बार खाने के बाद में कुछ फूड पार्टिकल फंसे रह जाते हैं दांतों के कोने में इधर उधर, तो अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो फूड पार्टिकल बचे होंगे तो वहाँ पर जर्म्स पैदा हो सकते हैं। Avoid eating sweets or sugary snacks and taking soft drinks as much as possible, जहाँ तक हो सके आपको मीठी चीज़ें कम खाने चाहिए, और अगर ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना, कोल्ड ड्रिंक, उसमें बहुत चीनी मिली होती है, उसका भी इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि ये दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। विजिट ए डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स, और आपको समय समय पर अपने डेंटल चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास में, दांतों के डॉक्टर के पास में भी जाना चाहिए। ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड गुआवा एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश एंड कैरोट, सच फूड्स गिव एक्सरसाइज टू आवर गम्स, तो हमारे दांतों को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आप सेब नहीं खाओगे, अमरूद नहीं खाओगे, सब्जियां नहीं खाओगे, है ना, गाजर, मूली, तो क्या होगा ना कि हमारे दांतों की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, यू मस्ट ईट इट फॉर गुड एक्सरसाइज ऑफ आवर गम्स, हमारे मसूड़ों की एक्सरसाइज हो जाएगी। क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स, अपनी ज़बान को, जीभ को भी साफ करना चाहिए, वो टंग क्लीनर होता है ना, उसी से। सो ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, तो ये जो दांत होते हैं ना, दांत या शरीर में और भी जो हड्डियां हैं, उनके बनने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप अपने दांतों को मजबूत रखना चाहते हो, सो इन दैट केस यू मस्ट ईट, आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें, अंडे, दूध के प्रोडक्ट, तो इनसे हमें कैल्शियम मिलता है और आपके दांत मजबूत होंगे। अच्छा, जैसे यहाँ डायग्राम में है कि हमें दांतों को कैसे साफ़ करना चाहिए, व्हाट इज़ दी करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ, तो कैसे करना चाहिए, ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में दांतों के ऊपर भी करना चाहिए अंदर में, और उसके पीछे भी करना चाहिए, और ये एक सर्कुलर मूवमेंट होना चाहिए, ऐसे ऐसे। अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, इफ़ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग दे कैन कॉज टूथ डिके, ये तो बात मैंने बताई ही थी। द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड एनामल, वो जो सफ़ेद हिस्सा दांतों में दिखाई देता है ना, कि सफ़ेद ही दांत दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। तो अगर ऐसा कहें कि दांत ही आपके शरीर का सबसे मजबूत अंग है, हड्डियों से भी ज़्यादा, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। अब हम बातें करेंगे टंग के बारे में, जीभ के बारे में। टंग इज ए सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड आवर माउथ, it is used for tasting, licking and speaking. It also pushes the food into the food pipe at the time of swallowing. तो क्या होता है बच्चों कि जैसे दांत बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह से ये जो जीभ है ना, जिह्वा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसी होती है, ये मुलायम सी होती है और थोड़ी लंबी सी होती है, और इसको हम दाएं बाएं आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और इसका रोल क्या होता है, इसके ज़रिए हम खानों का स्वाद ले सकते हैं कि खाना नमकीन है, मीठा है, खट्टा है। अगर जीभ नहीं होगी तो हम लोग खाने के स्वाद का पता ही नहीं लगा पाएंगे, हम किसी चीज़ों को चाट नहीं पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे, और तो और हम सबको बोलने में भी बहुत दिक्कत आएगी अगर जीभ नहीं होगी तो। कभी कभी सुना है ना आप लोगों ने, कभी कभी चोर डकैत वगैरह कुछ होते हैं, जब वो किसी घर में कुछ करते हैं तो उसकी ज़बान काट देते हैं ताकि वो पुलिस को बता ना सके, ये वही जीभ काट देते हैं, बता ना सके पुलिस को कि वो आदमी कौन था, कैसा था। और ये जो जीभ होती है, ये वही जीभ है जब दांत हमारे खाने के टुकड़ों को छोटा छोटा कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं,
तो ये जीभ उस खाने के चीज़ों को फूड पाइप में धकेल देती है और उसके बाद ये फूड पाइप के जरिए खाना हमारे पेट में चला जाता है। तो इस तरीके से जीभ खाने की चीज़ों को निगलने में भी बहुत बड़ा हेल्प करती है। सो डू यू नो द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर टेस्ट। जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है वो तीखी चीज़ों को, मिर्ची के स्वाद का पता लगाता है। एंड इट्स साइड आर सेंसिटिव टू सॉर एंड साल्टी टेस्ट। और ये जो साइड के हिस्से होते हैं दाएं और बाएं तरफ के, वो नमकीन और खट्टी चीज़ों का पता लगाते हैं। एंड द टिप ऑफ द टंग पिक्स अप स्वीट टेस्ट। और जीभ का जो सबसे आगे का हिस्सा है टिप, वही मिठाई के स्वाद का पता लगाता है। तो इंटरेस्टिंग बात है ना। सो along with the teeth and tongue there are 3 pairs of salivary glands present in the mouth. These glands secrete saliva. तो हमारे मुंह में दांतों और जीभ के अलावा वहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं और ये 3 जोड़ी ग्रंथियाँ हैं जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, और जिसमें से एक तरह का रस बाहर निकलता रहता है जिसे कहते हैं सलाइवा। और ये सलाइवा खाने को पचाने में मदद करता है। लार, कभी कभी जैसे अगर आप सो करके सवेरे में जगोगे तो कुछ एक बच्चों के मुंह से लार बहता हुआ सा नज़र आता है ना, ये वही लार है। सो डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन्स व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉलर पीसेज एंड च्यूइंग इट। हियर द सलाइवा गेट्स मिक्सड विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट। तो खाने के पचने की शुरुआत कहाँ से होती है? ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, पीसते हैं, है ना, और उसके बाद जीभ जो है उसे जब वहाँ पर सलाइवा ये लार निकलती है तो जीभ के जरिए क्या होता है कि ये खाना जो है वो उसके साथ में मिल जाता है और मुलायम हो जाता है, नरम मुलायम हो जाता है। नाउ सलीवा कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर। और यहीं पर सलीवा, ये जो लार है, खाने के साथ में एक रिएक्शन, एक प्रोसेस करके क्या करता है कि जो इनसॉल्युबल टार्च है, इनसॉल्युबल स्टार्च है, उसे क्या कहता है, वो सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है कि अब जो कि वो घुल मिल सकता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन यू च्यू चपाती फॉर लॉन्गर टाइम इट स्टार्ट्स टेस्टिंग ए लिटिल स्वीट। तो आपने कभी गौर किया है कि अगर आप गेहूं की रोटी को, मक्के की रोटी को मुंह में ज़्यादा देर तक चबाते हो तो ये थोड़ा मीठा मीठा लगने लगता है थोड़ी देर के बाद में। तो एक्चुअली में यही बात होती है कि ये जो लार ग्रंथियां हैं जहाँ से लार निकलती है, ये लार रोटी के टुकड़ों के साथ में घुल मिल करके उसके स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से आपको मीठा लगता है। सो दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन आवर फूड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये क्या होता है कि एक्चुअली में इसी लार की वजह से हमारा खाना इस तरह से मीठा मीठा सा लगता है। और इसीलिए हमारे खाने को अच्छे से चबाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाने को अच्छी से नहीं चबाएंगे और थोड़ी देर तक चबा करके नहीं निकलेंगे तो उसके साथ में लार ग्रंथियाँ नहीं मिल पाएंगी और ऐसे केस में उसका जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और खाने को पचने में भी दिक्कत हो सकती है। तो खाने को सिर्फ निगलना नहीं चाहिए, चबा चबा करके खाना चाहिए। घर में जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि बच्चों खाने को निगलो नहीं, चबा चबा करके खाओ, उसके पीछे में यही बात है। सो नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टोमक, पेट। So from the mouth the food goes into the food pipe and enters the stomach. तो मुंह से ये खाना होते हुए फूड पाइप के जरिए पेट में पहुंचता है। द स्टोमक इज ए मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर ए फ्यू आवर्स। तो जब हम इतना सारा खाना खाते हैं तो ये पेट में कहाँ जमा होगा, कोई रखने की जगह तो होनी चाहिए ना। एंड दैट इज स्टोमक। वो क्या है, वो एक मस्कुलर बैग है, एक छोटा सा थैले के जैसा है जहाँ पर ये खाना जिसको कि दांत ने महीन टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया है और जिसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है जो उसमें से स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। ये उस पेट में थैले जैसे स्ट्रक्चर में कुछ घंटों तक रह सकता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस secreted by the walls of the stomach and the food is partially digested here. और जिस समय तक ये खाना पेट में रहता है तो पेट की जो दीवारें होती हैं
सीमेंट की दीवारें नहीं, चमड़ी की दीवारें हैं है ना। तो ये जो दीवारें होती हैं वहाँ से भी कुछ डाइजेस्टिव जूस का स्राव होता है और वो उस खाने के साथ में मिलता रहता है और थोड़ा थोड़ा पचाने का काम करता रहता है। तो खाने का कुछ हिस्सा आंशिक रूप से यहाँ पर पच जाता है। नाउ कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का नंबर है, अब उसकी जिम्मेवारी है आगे। So from the stomach, the food is passed into a long and coiled structure called the small intestine. यहाँ से खाना जाता है एक लंबे से पाइप जैसे और कॉइल मुड़े हुए से स्ट्रक्चर में, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं। The small intestine, the liver and the pancreas produce some more digestive juices. तो ये जो छोटी आंत होती है और ये जो लीवर है, इसके साथ में पैंक्रियास है। पैंक्रियास को हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशय भी कहते हैं, और लीवर को हम लोग यकृत भी कहते हैं। वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर कुछ और भी डाइजेस्टिव जूस का स्राव करते हैं। लीवर एंड पैंक्रियाज पावर देयर जूसेज इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दी जूसेज देन गेट मिक्स विद द फूड एंड कम्प्लीटली डाइजेस्ट इट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर से और पैंक्रियाज से ये जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जो छोटी आंत में पड़े हुए भोजन के ऊपर में जाता है, उसके बाद ये खाना उस जूस के साथ में मिलकर के पचना शुरू हो जाता है और छोटी आंत में खाने को पूरी तरीके से पचा दिया जाता है। एक नोट करने की बात है बच्चों यहाँ पे, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, यू मस्ट नोट इट डाउन। एक बात हम लोगों ने उसके बारे में भी कही थी ना, एनामल के बारे में, और दूसरी बात है ये लीवर के बारे में। एनामल के बारे में क्या कहा था कि वो शरीर का सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द body. So now the walls of a small intestine absorb the digested food and pass it to blood. Blood carries the digested food to all parts of the body. तो इसी समय में जब छोटी आंत में खाना पच रहा होता है और पच चुका होता है, तो छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं वो क्या करती हैं कि वो इस पचे हुए खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, विटामिन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, और उसे एब्जॉर्ब करके वो उसे खून में, ब्लड सेल्स में मिला देती हैं। और उसी ब्लड सेल के जरिए, ये जो खून हमारे सारे शरीर में दौड़ता है ना, तो उसी खून के जरिए ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेज दिए जाते हैं। नाउ हियर इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का काम क्या है? खाना तो पच गया, छोटी आंत में खाने को पचाने का काम हो गया और उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड सेल्स में मिला दिया गया और शरीर के सारे हिस्से में खाने से एनर्जी या वो जो पोषक तत्व है वो चले गए। सो द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो जो खाने का वो हिस्सा जिसको पचाया नहीं जा सकता, वो हिस्सा चला जाता है बड़ी आंत में। The walls of the large intestine absorbs water from it and then pass it to blood. अब यहाँ पर बड़ी आंत की जो दीवारें हैं वो इस खाने से पानी के हिस्से को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बाद में उस पानी को वो खून में मिला देती हैं। The undigested semi-solid waste is collected in the rectum and is eliminated through the anus. और उसके बाद से ये जो सेमी सॉलिड, लगभग ठोस के जैसा, लिक्विड और सॉलिड के जैसा है ना, ये जो बचा हुआ खाना है जिसको कि पचाया नहीं जा सकता, जिसको हम कह सकते हैं कि वो वेस्ट मटेरियल है, सो इट शुड बी थ्रोन आउट, इसे शरीर से बाहर निकलना चाहिए। तो ये काम होता है रेक्टम के जरिए और एनस के जरिए। एनस का मतलब है मल द्वार, जहाँ जो हिस्सा टट्टी करने के काम आता है। तो वहाँ से ये खाने का बचा हिस्सा, वो जो वेस्ट मटेरियल है, जब हम सवेरे सवेरे टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ से ये बाहर निकल जाता है। एक फैक्ट है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर्स वेयर एज द लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली 1.5 मीटर्स लॉन्ग। तो एक पैराडॉक्स है ना कि कहने को छोटी आंत नाम है लेकिन उसकी लंबाई 7 मीटर ही है, जबकि जो बड़ी आंत कही जाती है उसकी जो लंबाई है वो मात्र 1.5 मीटर, 1.5 मीटर्स ओनली। सो वाइल, अब हम आगे बात करते हैं, वाइल ईटिंग फूड इट इज़ वेरी इसेंशियल टू सी व्हाट शुड बी ईटन एंड हाउ इट शुड बी ईटन। तो हम सब लोगों को खाने के प्रॉपर डाइजेशन के लिए ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए
कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू ईट इट। वन शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए खाना खाने से पहले। वी शुड च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर सॉलोइंग, निगलने से पहले उसे अच्छे से चबाना चाहिए। और जब हम चबा रहे हों तो बातें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड, इसीलिए लोग बोलते हैं ना, खाना खाते समय कम से कम बातें करो। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे, हमारे खाने में थोड़ा सा फाइबर, थोड़ा सा रफेज भी होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों को हरी सब्जियां और फल रोज़ खाने चाहिए। इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, जो वेस्ट फूड है वो शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है। वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना बैलेंस डाइट के बारे में। संतुलित भोजन वो क्या है, वो भोजन जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट मीन्स विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। वी शुड टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स, ऐसा नहीं है कि एक ही बार हमें बहुत सारा खाना खा लेना चाहिए। जैसे ये जो सिस्टम बना है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का स्नैक्स और रात का डिनर, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना चाहिए। एक ही बार बहुत सारा खाना पेट में ठूंसना नहीं चाहिए, मैं तो इसे यही कहूँगा। ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, रोज़ हमें 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। खाना को पचाने के लिए पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल, इट किल्स जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन दी फूड। तो हम लोग खाना पकाते क्यों हैं भाई, इसलिए कि खाना पकाने से वो टेस्टी हो जाता है, वो पचाने के लायक हो जाता है और वो नरम मुलायम हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड, कि क्यों हम लोगों को ताज़ा खाना खाना चाहिए और साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, है ना। We eat raw as well as cooked food. Let us see how cooked as well as uncooked food can become the source of many infections. हम सब लोग कुछ कच्चा खाना भी खाते हैं और कुछ पकाया हुआ खाना भी खाते हैं। जैसे अगर हमने गाजर खाया, प्याज टमाटर की सलाद खाई, तो कच्चा खाना खाया ना, तो हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए और ये तय कर लेना चाहिए कि किन चीज़ों को हम कच्चा खा सकते हैं। कई सारे फल भी तो हम लोग कच्चा खाते हैं, तो जो फल जो सब्जियां हम लोग कच्चा खाते हैं उन्हें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए। और जिसे हम कच्चा नहीं खा सकते उसे अच्छे से पका करके खाना चाहिए, लेकिन उसे पकाने से पहले उसे भी अच्छे से धोना चाहिए ताकि उसमें किसी भी तरह की गंदगी या जर्म्स नहीं रहें। ये जो जर्म्स अगर पेट के अंदर जाएंगे सो देयर माइट बी इन्फेक्शन का डर रहेगा, हम लोग बीमार हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है और भी कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। So unwashed fruits and vegetables can carry germs of diseases which can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailments. तो जो खाने का सामान, खाने की सब्जियां या फल जो हैं, अगर वो धोए हुए नहीं हैं, साफ़ नहीं हैं, तो उससे हमें क्या क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकती है। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो कैरी एग्स ऑफ वर्म्स, इनके साथ में कुछ कीड़े मकोड़ों के अंडे भी हो सकते हैं जो हमारे पेट के अंदर चले जाएं। एंड दीज एग्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेड आइज, व्हेन दीज एग्स रीच द स्टोमक ऑफ ए ह्यूमन बीइंग दे हैच देयर एंड प्रोड्यूस वर्म्स। ओहो, ये कितनी खतरनाक बात है कि अगर सब्जियों और फल के साथ में ये जो कीड़े हैं इनके अंडे चले जाएंगे हमारे पेट के अंदर में, तो पेट में जा कर के ये हैच हो सकते हैं और वहाँ पर इन अंडों से कीड़ों के बच्चे निकलेंगे, तो कितनी तकलीफ़ होगी हमारे पेट को। सो टेक केयर, आपको हमेशा ख्याल रखना है, वेन एवर यू आर गोइंग टू ईट समथिंग रॉ, वेदर इट इज़ फूड, वेदर इट इज़ फ्रूट और वेजिटेबल, यू मस्ट क्लीन इट प्रॉपरली, अच्छे से साफ करना चाहिए। सो दीज वर्म्स लाइव इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड कंज्यूम द फूड दैट इज मीन फॉर द ह्यूमन बॉडी। पीपल हैविंग वर्म्स जनरली लुक वीक, पेल एंड अनहेल्दी। और ये जो वर्म जब पेटों में, आंतों में चले जाते हैं तो हमारे खाने की चीज़ों में से न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमें नहीं मिलता न्यूट्रिएंट। हमारे खाने के सारे न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, फायदे वाली चीज़ें ये कीड़े हजम कर जाते हैं। और इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे में जिस आदमी के शरीर में, पेट में कीड़े चले जाएंगे
वो आदमी धीरे धीरे कमज़ोर हो सकता है, उसके चेहरा मुरझाया हुआ लगेगा, वो कमज़ोर दिखेगा, बीमार दिखेगा। So peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into the body and thus cause many diseases such as jaundice, cholera. तो जो भी कटे हुए फल या सब्जियां हैं या छिलके उतारे हुए फल सब्जियां हैं, उन्हें ज़्यादा देर तक खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन पर मक्खियां आ सकती हैं और मक्खियों के पैरों से बहुत सारे जर्म्स उन खानों पर चिपक सकते हैं और इसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो सकता है, कॉलरा हो सकता है। तो बड़ी खतरनाक बात है। सो कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग कैन ऑल्सो कॉज फूड पॉइजनिंग। तो वो पकाया हुआ खाना जो कि काफ़ी देर तक अगर ढका हुआ नहीं है या जिसको हमने फ्रिज में नहीं रखा है, उसमें भी पॉइजनिंग हो सकती है, जहर हो सकता है, जहर पैदा हो सकता है, टॉक्सिन्स पैदा हो सकते हैं। So this happens because germs then get plenty of time to grow and multiply in the food. और अगर इस तरीके से पकाया हुआ खाना फ्रिज में नहीं है, बाहर खुला हुआ है, तो जो भी उसके अंदर में हल्के फुल्के जर्म हैं उन्हें डेवलप होने का, ग्रो करने का मौका मिल सकता है, मल्टीप्लाई करने का मौका मिल सकता है। कभी कभी उसकी वजह से खानों में बदबू भी हो जाती है। एंड दीज जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेज विच कैन कॉज वोमिटिंग एंड डायरिया। और इन जर्म्स की वजह से हमें क्या हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, दस्त हो सकता है, डायरिया हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वोमिटिंग शुड बी गिवन plenty of cooled boiled water containing a small amount of sugar and salt. तो हमें ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी आदमी को अगर डायरिया हो गया है, दस्त हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो उसे साफ़ पानी और ठंडा, गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी उसे पीने को देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चीनी और नमक मिला करके, नमक पानी का घोल बना करके, है ना। ये उसके लिए जीवन जल का काम करता है, ये उसके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और साथ साथ में थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन करता है, नमक के स्तर को भी मेंटेन करता है। क्योंकि जब डायरिया या उल्टी होती है तो शरीर से पानी का बहुत सारा हिस्सा बाहर चला जाता है, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें उसे नमक चीनी का घोल वाला पानी पिलाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, एक बार वो ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले। सो कैनाइन्स, द 4 पॉइंटेड टीथ इन आवर माउथ, डायरिया ए प्रॉब्लम, एन एलिमेंट इन विच बॉडी टेंड्स टू लूज टू मच ऑफ वाटर थ्रू स्टूल्स, टट्टी के जरिए बहुत सारा पानी बाहर चला जाता है। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। डाइजेस्टिव जूसेज विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। इंसीजर्स, द फ्लैट टीथ इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। इंसीजर्स क्या होंगे, वही जो चौड़े से दांत सामने में होते हैं ना। इंटरनल ऑर्गन्स, जो ऑर्गन शरीर के अंदर हैं, उसी तरीके से एक्सटर्नल ऑर्गन जो शरीर के बाहर हैं। मोलर एंड प्ली मोलर्स, द ब्रॉड एंड ग्रुप टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ, जो केनाइन के पीछे होते हैं। एंड सलाइवा, ए लिक्विड सिक्रेटेड इन आवर माउथ बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स। लार, जो हमारे मुंह में लार ग्रंथियों से निकलता है। तो हमारे मुंह के अंदर में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। आई एम रिमाइंडिंग यू, दीज आर टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, है ना। तो बच्चों इसके साथ ही ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जिसका नाम था आवर बॉडी। तो जल्दी ही हम लोग इस चैप्टर के एक फॉलोअप लेक्चर सेशन में मिलेंगे, जिसमें मैं इसकी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। और आप इंतज़ार कीजिए मेरे नए लेक्चर का, जो आपको मिलेगा न्यू एज कोचिंग के चैनल पे, है ना। तो इससे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, अपने क्लासमेट्स को मेरे चैनल के बारे में बताओ अगर तुम्हें मेरा लेक्चर सेशन अटेंड करना अच्छा लगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।